नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मुगल साम्राज्य को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शासकों के क्रम के विषय में और फिर हम बात करेंगे इनके विशेषताओं के ऊपर एक एक करके। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें मुगल वंश के शासकों के क्रम के विषय में तो नाम आता है पहला बाबर का। आप लोग को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और इसी युद्ध में लोदी वंशीय शासक इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया और फिर बाबर जो है मुगल वंश का नींव रखा था। इनका कार्यकाल है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। उसके बाद हुमायूं आता है, इसका कार्यकाल होता है 1530 से लेकर के 56 तक। इसके बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर, इसके बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल होता है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को मुगल वंश का समृद्ध काल कहा जाता है, उत्थान का काल कहा जाता है, विकास का काल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, इसके बाद के जितने भी घटनाक्रम होती हैं उसे मुगल वंश का पतन का काल कहा जाता है। तो औरंगजेब के बाद फिर कौन आता है, तो बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदर शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, रफीउदरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और सबसे अंतिम में बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के समय में ही 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति के कारण जो है ब्रिटिश सरकार बहादुर शाह जफर को कैद कर लेती है और इसे रंगून निर्वासित कर देती है। और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का खत्म हो जाता है कहानी 1857 ईस्वी में। तो चलिए एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबर के विषय में। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। वह पिता की ओर से तैमूरी मानते थे, जबकि माता की ओर से चंगेज खान के वंशज मानते थे। बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर जो है वो काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद को विजय किया था। इसके बाद जो है बाबर 1504 ईस्वी में काबुल को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि भी ग्रहण किया हुआ था। आगे यदि हम बात करें बाबर के भारत के आक्रमण के विषय में, तो इन्होंने भारत के ऊपर 8 आक्रमण किए थे। ये 8 आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण था बाजौर और भीरा के ऊपर 1519 ईस्वी में, और इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण करके जीत भी लिया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था 1519 में ही यूसुफ जाई कबीले के ऊपर पेशावर वाला एरिया में, ये पड़ता है पाकिस्तान में अभी। उसके बाद 1520 ईस्वी में सियालकोट को जीता। उसके बाद 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ये इसका 5वां युद्ध था। और इस युद्ध में उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित करता है और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर होता है जो कि युद्ध भूमि में मारा जाता है। इसके बाद छठा आक्रमण इसका हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। यह युद्ध हुआ था राणा सांगा के अगेंस्ट में। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के अगेंस्ट में। और 6 अप्रैल 1529 ईस्वी को इसका अंतिम अभियान होता है घाघरा के ऊपर। और घाघरा के युद्ध में क्या होती है कि महमूद लोदी बुरी तरीके से पराजित होता है, लेकिन यहाँ पर महमूद लोदी को मारता नहीं है। तो इस क्रम को आप लोग जरूर याद करके रखना है, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे यदि हम बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट युद्ध है। यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी के साथ साथ राणा सांगा ने दिया था। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति, जिसे अर्धचंद्राकार नीति भी कहा जाता है, और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा ये दोनों ही जो हैं बाबर के साथ आए हुए तोपची थे, जो कि तोपों को सजाया करते थे। बाबर के द्वारा पहली बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इस वजह से उसे दानी का उपाधि मिला, दानी यानी कि कलंदर, उसे कलंदर का उपाधि भी दिया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो है गुरु नानक देव जी थे। ये गुरु नानक देव जी वही हैं जो सिख धर्म की स्थापना किए हुए थे। ये पहले गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के। अब हम बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। इसमें एक और बाबर था, दूसरा मेवाड़ का राणा सांगा। राणा सांगा के साथ साथ दे रहे थे मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां लोदी, यानी कि इनकी संयुक्त सेनाएं एक और थी और दूसरी ओर बाबर की सेनाएं थी। इसके बावजूद भी बाबर जो है यहाँ पे विजयी रहता है।
बाबर ने इस युद्ध में सैनिक मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में उन्होंने जो है मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त करने का घोषणा किया था और इसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी को उपाधि भी धारण किया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि बाबर से रिलेटेड है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय में इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर चारबाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक एक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था भी किया गया था। बाबर ने मुबियान नामक एक पद शैली का भी विकास किया था। बाबर को चारबाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाया था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इस मस्जिद का वास्तुकार था अमीर बाकी। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक एक माप का भी शुरुआत किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था तुजु के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। आगे यदि हम बात करें तो बाबर के तुर्की भाषा में लिखे गए तुजु के बाबरी में जो मेंशन किया गया है उसमें देखा गया है कि उन्होंने 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य के बारे में मेंशन किया था कि जब ये भारत को परिक्रमण किया था उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य। मुस्लिम राज्य में नाम लिखा हुआ था दिल्ली का, मालवा का, गुजरात, बहमनी और बंगाल का। हिंदू राज्य में नाम लिखा था मेवाड़ का और विजयनगर का। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2011 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जहरुद्दीन, देखो जहरुद्दीन कहा गया है बाबर को, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। मुझे पता है कि 1 और 2 होगा, तो ऑप्शन में अगर देखो जो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही 1 और 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी सीख लो, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में ये। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2013 में, निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाबरनामा इज नॉट करेक्ट? बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई हैं, यही तो स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 2 में बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। इनमें छकड़ों यानी कि गाड़ियों को लोहे की चैनों से बांधकर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते यानी कि तुलगमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल थी। बाबर ने युक्तियां कहाँ से ली थी? तो ये लिया हुआ था ऑटोमन साम्राज्य से और उज्बेकों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हुमायूं के विषय में। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के कहने पर हुमायूं जो है राज्य को चारों भाइयों में बांट देता है, जिससे हुमायूं जो है दिल्ली और आगरा को लेता है, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया जाता है, अस्करी को संभल वाला एरिया दिया जाता है और हिंदाल को अलवर वाला एरिया। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और उनकी माता का नाम था माहम सुल्ताना। उसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में आगरा में हुई थी। अब हम बात करते हैं हुमायूं के समय घटित घटनाओं के क्रम के विषय में, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया था प्रताप रुद्रदेव के अगेंस्ट में। 1532 में दोहरिया अभियान महमूद लोदी के अगेंस्ट में। 1532 में चुनार अभियान शेर खां के अगेंस्ट में, जिसे शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। 1532 ईस्वी में ही दादरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के अगेंस्ट में। 1533 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में दिन पनाह पुस्तकालय का स्थापना किया था। 1534 ईस्वी में मांडू का पतन किया था। 1535-36 में बहादुर शाह के साथ इसका संघर्ष शुरू हो जाता है। जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था अफगान सरदार नसीब खां के अगेंस्ट में। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था अफगान सरदार सिकंदर सूरी के अगेंस्ट में। इसके बाद जो है 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं का मृत्यु हो गया। आगे यदि हम बात करें तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हुमायूं अफीम का सेवन करता था, यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था,
जिसके कारण से प्रत्येक दिन जो है अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था, यानी कि 7 दिन जो है अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। मुगल कालीन चित्रकला का नींव जो है हुमायूं के काल में ही पड़ा। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, जिनमें एक था मीर सैयद अली, जिन्हें उपाधि मिला हुआ था नादिर उल असर का, और दूसरा था अब्दुल समद, जिसे उपाधि मिला था श्री कलम का। इसके अतिरिक्त ईरानी चित्रकार मीर मुसविया भी रहता था इसी के दरबार में, जो कि सैयद अली का पुत्र था। आगे यदि हम बात करें तो हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। वह सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें भी लेके जाया करता था। फरिश्ता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हुमायूं ज्योतिषी में और गणित में बहुत ज़्यादा विद्वान था। लेनल पूल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुश नसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। दिन पनाह पुस्तकालय से गिरने के बाद सीढ़ियों से गिर गया था वो। हुमायूं की विधवा पत्नी जिसका नाम था हाजी बेगम, उन्होंने 1565 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा बनाया था दिल्ली में। इस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2013 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए के रूप में लिखा गया है, दूसरा तर्क आर के रूप में लिखा गया है। अभिकथन में कहा गया है अपने पिता एवं सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने को इच्छुक नहीं था। बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। नहीं, उपाधि उन्होंने धारण नहीं किया था। केवल ए सही है, तो ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2013 में, निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हुमायूं? हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। बिल्कुल सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। बिल्कुल सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2024 में, निम्नलिखित घटनाओं जो कि हुमायूं के काल से संबंधित है को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू हुमायूंस पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 ईस्वी में। दिन पनाह की स्थापना 1533 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। मांडू का पतन 1534 ईस्वी में और चुनार का पहला घेरा हुआ था 1532 ईस्वी में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपका पेपर में बने हुए हैं और उनमें से केवल सिलेक्टिव प्रश्न लिए जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी नेट के पेपर में। तो अगले क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में और फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे उनसे जुड़े हुए पीवाईक्यूज के विषय में। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।